गुड इवनिंग गाइस। हमारी मई 2020 की मंथली मैगज़ीन चल रही थी। इसमें हम इकोनॉमी का सेक्शन चल रहा था। कल मेरी वीडियो नहीं आ सकी क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था मेरे को, पर कोई ना, आज हम अपना करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो किसने रिलीज़ करी है? पहली बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ करी है। गाइस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत बार आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है कहाँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में इस्टेब्लिश हुई है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो आपको ही पता होना चाहिए। जब हमने सोशल इश्यूज़ की, अगर आपने मेरी मैगज़ीन पढ़ी होगी तो उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक ही पढ़ा था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही पब्लिश करती है। आप ना एक काम करना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एक लिस्ट बनाना कि हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, और भी जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के बारे में बताना। ठीक है, खैर फिलहाल हम टॉपिक पे देख लेते हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है? जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये जो फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव है, ये किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही इनिशिएटिव है। ये इसका इनिशिएटिव का है क्या कि हमें ग्लोबली के एनर्जी को ट्रांजिशन करना है। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? अभी हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि अब हमको ट्रांजिशन में जाना है और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से प्रोड्यूस करनी है एनर्जी, ताकि हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो और हम एनर्जी को सस्टेनेबली प्रोड्यूस कर सकें और अपना इकोनॉमिकली भी हम ग्रो कर सकें। इसलिए हमने प्रमोट करना है और अडॉप्ट करना है कुछ इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़, कुछ कॉर्पोरेट डिसीजन और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेटिव, ताकि हम जो एनर्जी का ट्रांजिशन है उनको सिक्योर वे में, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल वे में कर सके, और इंक्लूसिव फ्यूचर एनर्जी सिस्टम। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर के एनर्जी सिस्टम को सिक्योर कर सकें। अब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है क्या? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 40 इंडिकेटर्स पे हम निकालते हैं और इसमें हमने 115 कंट्रीज़ को रैंक किया है। इसमें हम स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन में हमने इनको वो किया है, स्कोर किया है, लाइक कौन कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जो एनर्जी इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन है, ये टाइमली ट्रांजिशन है टुवार्ड्स, बताई चुकी हूँ, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल एंड सिक्योर एनर्जी सिस्टम, जो हमें सॉल्यूशन देगा जो भी ग्लोबल रिलेटेड चैलेंजेस जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड मैनी मोर, आइस मेल्ट हो रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब है, फिर डिज़ास्टर्स भी बढ़ेंगे। इन सब से हमें क्या करना है, इनके सॉल्यूशन निकालना है। जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ये पार्ट ही किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव का। ये जो पहले था ये एनुअल एनर्जी सिस्टम है, मतलब कि जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है हम एनुअली पब्लिश करते हैं। लेकिन पहले जब इसको पब्लिश करते थे 2013 तक, तब इसका नाम हम क्या था? एनर्जी आर्किटेक्चरल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, फ्रॉम 2013 टू 2017 तक, मतलब 4 साल हमने किस नाम से इसको पब्लिश किया? एनर्जी आर्किटेक्चरल परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें 2 पार्ट हैं, करंट एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस और इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन। अब देख लेते हैं क्या है ये सिस्टम परफॉर्मेंस इम्परेटिव में। हमें 3 चीज़ें देखना है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसके 3 दिख रहे हैं कि एनर्जी असेस और सिक्योर कर सकें, एनवायरनमेंट को हमने सस्टेन कर सकें और इकोनॉमिक को भी हम ग्रोथ कर सकें। ठीक है, ये एनर्जी का ट्रायंगल है। 3 चीज़ें हमें करना है, सस्टेनेबल वे में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनर्जी का असेस हो, हर जगह हो, एनर्जी को हमें प्रोड्यूस भी करना है, क्योंकि ऑफकोर्स हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो एनर्जी की डिमांड भी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हमें सबके पास असेस रहना चाहिए एनर्जी का। और अभी हम तो इतनी योजनाएं भी लेके आ रहे हैं जिसमें हमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी देना है, रूरल को भी, अर्बन को भी। ये आपने पढ़ा होगा कि रूरल के लिए हमने दीनदयाल योजना शुरू करी हुई है और अर्बन के लिए इंटीग्रेटेड कुछ मैनेजमेंट ऐसी प्रोडक्शन की योजना शुरू करी हुई है। इसका एम क्या है? 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और एनर्जी फिर आएगी कहाँ से? इसीलिए हमने ये सब लाए हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, अब ट्रांजिशन रेडीनेस एंड इनेबलिंग डायमेंशन, और इसके अलावा क्या डायमेंशन है जिसको हमें ध्यान में रखना है? कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर को अच्छा करना है, रेगुलेशंस और पॉलिटिकल कमिटमेंट होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इनोवेटिव बिजनेस होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल और कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन भी अच्छा होना चाहिए। गाइस, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है या इनोवेशन अच्छी होती है, उतनी जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना, उतनी कम होती है। ठीक है, एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन उसके बाद जो हमारी प्रोडक्शन अच्छी होती है, एफिशिएंट होती है, लेकिन हमारा कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। तो हमें इन सब पे ध्यान देना है।
अभी कोविड के चलते चलते क्या चैलेंज है आपको पता है, कोविड की वजह से सारा काम ठप हो गया, मंदी आ चुकी है हर जगह और हर सेक्टर पे इसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी डिमांड ऑलमोस्ट 1/3 क्या होगी, कम हो गई है। ठीक है, ऑयल के प्राइस इतने वोलेटाइल हो गए कि अगर आपने पढ़ा हो कि वेस्ट टेक्सास ऑयल के प्राइस तो नेगेटिव में चले गए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये लास्ट मंथ की मैगजीन में पढ़ा होगा आपने। और इन्वेस्टमेंट में भी डिलेड हो रही है और प्रोजेक्ट्स भी नहीं स्टार्ट हो पा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी लोगों की अनसर्टेनिटी हो गई है। ठीक है, जिस वजह से जो मिलियन ऑफ एनर्जी सेक्टर वर्कर्स हैं वो भी अभी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अब हमने फाइंडिंग क्या करी है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, स्वीडन ने नंबर 1 रैंक किया, स्विट्जरलैंड ने नंबर 2, फिनलैंड नंबर 3। ठीक है, इन सब ने यूरोपियन कंट्रीज मैक्सिमम देखना आप, वो हमेशा रैंक उनका टॉप में ही रहता है। चाइना ने 78 रैंक किया और अपने इंडिया का क्या है 74। याद रखना इंडिया का क्या रैंक है और जो टॉप कंट्री है उसका रैंक याद रखना। मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज़ ने वेरी डिग्री ऑफ प्रोसेस ऑन द 3 डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अभी आपने एनर्जी का ट्रायंगल देखा जिसमें क्या आता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एसेस और द इकोनॉमी। हर 3 डायमेंशंस पे डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट प्रोग्रेस करी है। अभी क्या है कि गैप जो है ना टॉप परफॉर्मर के और जो कि सबसे नीचे है वो क्या है धीरे धीरे क्या होएगा, डिक्रीज़ होएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम पॉलिटिकल कमिटमेंट ज़्यादा हमारी बढ़ गई है और हमारे पास इम्प्रूव असेस है कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट का एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट में देखते हैं शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। नीति आयोग ने टास्क फोर्स उठाई थी शुगर केन और शुगर इंडस्ट्री की और अब इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। अभी हमने जो टास्क फोर्स थी वो कंस्टिट्यूट क्यों की थी, क्योंकि शुगर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जो वो लोग फेस कर रहे थे। तो अभी हमने इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढा है सो दैट जो उनकी डिपेंडेंस है वो स्टेट असिस्टेंस पे, टू रेशनलाइज देयर डिपेंडेंस ऑन स्टेट असिस्टेंस। उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए ताकि हम ग्राउंड वाटर के एडवर्स इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें और अलाइन कर सकें शुगर इंडस्ट्री विद ग्लोबल मार्केट। अभी आपको पता होगा जी गन्ना है वो बहुत ज़्यादा पानी की खपत लेता है, तो इस पर हमारे ग्राउंड वाटर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमें शुगर इंडस्ट्री को अदर ग्लोबल मार्केट के साथ अलाइन करना है। अब हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं, इतना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि एक तो इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, रूरल लाइवलीहुड, ये कम से कम 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स हैं और इसके साथ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो शुगर मिल्स में वो कितने 5 लाख वर्कर्स को हैं। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट साथ ही साथ सिर्फ शुगर फार्मर्स या शुगर मिल के वर्कर्स को ही नहीं है, साथ में जो उन एक्टिविटी से जुड़े हैं जैसे ट्रांसपोर्ट। अब भाई गन्ने वाला शुगर मिल तक तो लेके जाएगा ना गन्ने को, ट्रांसपोर्ट ट्रली पे या ट्रक में, तो वो भी जुड़ा है। ट्रेड सर्विसेज है, मशीनरी। अब भाई शुगर चीनी आप ऐसे तो निकाल नहीं लोगे गन्ने से, कुछ ना कुछ अंदर आपको मशीनरी तो चाहिए होगी, वो भी है। फिर एग्रीकल्चर इनपुट्स की सप्लाई, फार्मर्स, मतलब आप देखो ना कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को ऐसे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और इस ग्लोबल शुगर स्पेस ये है कि हमारा ग्लोबल मार्केट में हम सेकंड नंबर पे सेकंड प्रोड्यूसर है इंडिया। सबसे पहला प्रोड्यूसर कौन सा? ब्राज़ील, जो 25% ग्लोबल शुगर प्रोवाइड करता है वो कौन? ब्राज़ील करता है। और हम कितने करते हैं? 15%। और इसके साथ हम सिर्फ शुगर मिल सिर्फ शुगर ही नहीं प्रोड्यूस करी, और भी बायो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जैसे बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायो इथेनॉल, बायो मैन्योर और केमिकल। ठीक है, आपको पता ही है मोलास वगैरह से अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। बायो इथेनॉल किस लिए यूज़ होता है? ताकि हम पेट्रोल में ब्लेंड कर सकें। अभी आपको पता है पेट्रोल के प्राइसेस कितने हाइक हो रहे हैं, अगर हम पेट्रोल में कितना ब्लेंड कर दें बायो इथेनॉल 5% या 10%, तो आपको पता है हमारे पेट्रोल के रेट कितने घट जाएंगे। उसी तरह अगर हम डीजल में बायो डीजल ऐड करते तो उसी तरह हमारे डीजल की भी प्राइस घट जाएंगे। 5 या 10% ब्लेंड करने से हमारे मतलब कि, क्योंकि हम तो टन्स ऑफ ऑयल यूज़ करते हैं ना, क्वांटल्स ऑफ ऑयल, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और डेफिसिट हमारा घटेगा, क्योंकि हम मैक्सिमम क्रूड ऑयल क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारा ट्रेड डेफिसिट घटेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इकट्ठे लेके चलनी है। अब शुगर इंडस्ट्री की हमारी ग्रोथ कैसे हुई? 1998 तक क्या था कि आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी अगर आपको शुगर मिल खोलनी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1998 में ये जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इसको एबोलिश कर दी। अब डी लाइसेंस होने के बाद क्या है, वो शुगर सेक्टर की ग्रो हुई, ऑलमोस्ट 7% एनुअली बढ़ी, जो 1999 टू 2012 जो पहले 3.3% एनुअली ग्रोथ हो रही थी वो 7% ग्रोथ होने लगी। डी लाइसेंसिंग ने ऑल्सो कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन भी आई, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा तो प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। ठीक है, although डी लाइसेंसिंग रिमूव सम रेगुलेशन इन द शुगर सेक्टर, द ड्राइवर्स फॉर रेगुलेशन कुछ ऐसा भी है कि जो शुगर केन की है उसकी पेरिशेबल नेचर है, मतलब थोड़े टाइम बाद वो ख़राब होने लग जाती है। स्मॉल लैंड होल्डिंग है शुगर केन फार्मर्स की, और इसको नीड टू कीप द प्राइस ऑफ शुगर, और हम जो शुगर के प्राइसेस हैं उसको एक मिनिमम
सपोर्ट प्राइस के, क्योंकि ये हमारा एक असेंशियल आइटम है और इसको हम पीडीएस सिस्टम के अंडर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बीपीएल लोगों को या एपीएल या अंत्योदय लोगों को। ठीक है, अब शुगर इंडस्ट्री के क्या इश्यूज़ हैं जो फेस किए जा रहे हैं। देखो पहले ना कुछ रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा, केन रिजर्वेशन एरिया एंड बॉर्डरिंग। जो हर डेजिग्नेटेड मिल है उसे सिर्फ परचेज़ कहाँ से करना है, अपने केन रिजर्वेशन एरिया में। मतलब कि सपोज़ करो मेरा ये एरिया है, मैंने यहाँ पे अगर अपनी शुगर मिल सेट कर रखी है, तो जिसके आसपास ये जितने भी शुगर केन के फार्मर्स हैं ना, ये बस इसी मिल को बेच सकते हैं। अगर जो दूसरा दूसरे शुगर मिल को नहीं बेच सकते। ये क्या है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। इस वजह से क्या है कि ना तो मिनिमम जो शुगर, अगर अब मिल को है जो शुगर मिल चला रहा है, अब वो अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहता है, लेकिन अब इनके पास इसकी इतने लोगों में जो फार्मर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं शुगर केन, उसमें उसका काम ही नहीं चल रहा है, तो क्या उसकी प्रोडक्शन पावर हमेशा अपने आप कम हो जाएगी शुगर मिल की। और इससे किसको नुकसान होगा, शुगर मिल ओनर को। और दूसरी बात क्या है, ये फार्मर की बार्गेनिंग पावर को भी रिड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि अब इसका कंट्रोल हो गया पूरा मार्केट पे, क्योंकि इसे पता है कि मैं तो कम से कम दाम में इसको ले लूँगा। ठीक है, तो जो फार्मर्स हैं उनको अपनी फोर्स मतलब सेल करनी पड़ेगी मजबूरी में कम प्राइसेस में उसको, क्योंकि वो दूसरे शुगर मिल को बेच ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ठीक है, ये समझ में आ गया केन रिजर्वेशन एरिया और बॉन्डिंग क्या है, कि जहाँ आपकी शुगर मिल है उसके जो एरिया उन्होंने जो सेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, आप सिर्फ उन्हीं के फार्मर से ले सकते हैं। दूसरा क्या है, मिनिमम डिस्टेंस क्रिएशन। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जो मिनिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर बिटवीन एनी दो शुगर मिल के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होना ही चाहिए। इससे क्या है, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ केन फॉर ऑल मिल, ताकि हर मिल को वो मिल सके, क्या मिल सके, शुगर केन मिल सके। ठीक है, इसकी वजह से और डिस्टॉर्शन हो गया। वही कि अगर भाई मैंने तो फैक्ट्री ऐसी जगह डाल दी, पर अगर वहाँ पे फार्मर्स की प्रोडक्शन ही ना अच्छी हो, तो मैं तो घाटे में रह जाऊँगी ना। तो इस वजह से ये भी एक डिस्टॉर्शन का ट्रेड है। ठीक है, अब इशू क्या है शुगर केन प्राइसिंग का। देखो दो प्राइसिंग होता है, एक तो एफआरपी होता है, एक एसएपी होता है, डेट इज़ अ फेयर एंड रिम्यूनरेटेड प्राइस, और एसएपी होता है स्टेट एडवाइस प्राइस। देखो ये सिर्फ शुगर केन के लिए होता है जो गवर्नमेंट सेट करती है। जो और क्रॉप्स हैं हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, उसके लिए गवर्नमेंट सेट करती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और एक और प्राइस होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, जो थोड़ा सा एमएसपी से ज़्यादा होता है। उसी तरह जो एसएपी होता है ना, वो एफआरपी से थोड़ा ज़्यादा होता है। जो एफआरपी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ हम फार्मर से इतने तो प्राइस में लेंगे, मिनिमम प्राइस है एफआरपी। ठीक है, इतने में हम लेंगे। ठीक है, अब जो डबल शुगर केन प्राइसिंग है ना, वो शुगर केन और शुगर इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट कर सकता है। ठीक है, शुगर मिल्स को होता है कि हमें एफआरपी में लेना ही पड़ेगा शुगर केन फार्मर, क्योंकि उससे अंडर वो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ना कि आपको मिनिमम प्राइस तो शुगर फार्मर के जो ओनर है ना, शुगर केन फार्मर को देना ही पड़ेगा। और शुगर मिल्स क्लेम करते हैं कि वो इतना ज़्यादा एफआरपी देने में असफल हैं, क्योंकि जो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है शुगर बनाने में वो ज़्यादा है, और जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन अब जो शुगर का भी एक मिनिमम सेलिंग प्राइस है और वो कम है। तो अब तो ये मिल वाला तो हर जगह से घाटे में, मतलब कि वो एफआरपी भी ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, और एमएसपी वो कम दे रहा है, और उसकी जो प्रोडक्शन है इन दोनों के बीच में उसका कॉस्ट कम है, तो वो अपना कहाँ से निकाल लेगा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई ना। जो शुगर मिल है, मैं ओनर हूँ, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, गन्ना चाहिए, मैंने ले लिया, मैं एफआरपी में लूँगी, एफआरपी में ले लिया मैंने। अब मैंने शुगर बना ली चिन्नी का एमएसपी सेट है, अब मुझे वो मिनिमम इतने में देना है। ठीक है, इससे मैं ज़्यादा में दे नहीं सकती। ठीक है, अब मैंने दे दिया तो मैं तो घाटे में रह गई ना। तो यही वाली बात है। ट्रेड पॉलिसी है शुगर की, गवर्नमेंट क्या है, कंट्रोल करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों। ठीक है, जिस वजह से जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है उस पर कंट्रोल है, डिमांड एंड प्राइस ऑफ शुगर पे। एज अ रिजल्ट इंडिया कितना ट्रेड करता है, इवन तो इंडिया क्या ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन कितने 17% करता है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, लेकिन जो एक्सपोर्ट ही कितना करता है, सिर्फ 4% ही एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इतना सारा तो अपने डोमेस्टिक अवेलेबल है हमारा। इस वजह से अब जो शुगर मिल ओनर है ना, वो बाउंड है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता बाहर। ठीक है, तो ये है कि ट्रेड पॉलिसी भी कहीं ना कहीं जो शुगर मिल ओनर है उसको दिक्कत दे रहा है। रेगुलेशन रिलेटिंग टू बाई प्रोडक्ट,
कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं गवर्नमेंट ने बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, जैसे मोलासिस या बैगेस को। स्टेट गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स किया हुआ है फॉर डिफरेंट एंड यूजेज ऑफ मोलासिस एंड रेस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट, और उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है पर्टिकुलर एट स्टेट पॉइंट पे, कि यार अगर जैसे आपका मोलास बन रहा है या बैगेस बन रहा है, उसको आप इस स्टेट के पास नहीं बेच सकते। मिल्स को रेस्ट्रिक्टेड है कि वो अपनी पावर जो जनरेट है बैगेस टू अदर स्टेट्स को नहीं बेच सकती, ठीक है। इस वजह से जो रेवेन्यू होता है ना शुगर मिल ओनर को, वो भी नहीं हो पा रहा। तीसरा ये है कि शुगर की कंपलसरी पैकेजिंग है जूट में। अंडर द जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 में 20% जो शुगर है वो मैंडेटरी पैक होनी चाहिए जूट बैग्स में। और शुगर इंडस्ट्री का है कि इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है कॉस्ट, कितनी, 50 पैसा पर केजी। शुगर की 40 पैसा पर केजी कॉस्ट बढ़ जाती है, इस वजह से उसको और फिर नुकसान हो रहा है। हर जगह से किसका, शुगर मिल ओनर को नुकसान हो रहा है। इस वजह से ये जो इश्यूज थे वो फेस कर रहा था, जिस वजह से नीति आयोग ने क्या पड़ा था, टास्क फोर्स को लगाया था। अब क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। शुगर केन प्राइसिंग इंडिया में, तो प्राइसिंग जो शुगर केन है वो गवर्न कौन करता है, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर, एक मिनट यार, शुगर केन कंट्रोल 1966 और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1956। फेयर रिम्यूनरेटेड प्राइस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। गाइस ये ना पूछ लेते हैं कि एमएसपी कौन सेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट सेट करता है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उसमें आ जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा कौन करता है। तो आप ये दिमाग में पालो, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस क्या करता है, MSP भी रिकमेंड करता है और FRP भी रिकमेंड करता है। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। FRP मिनिमम प्राइस है जो कोई मिल्स को देना ही पड़ेगा फार्मर्स को, ठीक है। इसके बाद ये कुछ फॉलोइंग पैरामीटर्स पे हम FRP को सेट करते हैं कि शुगर केन को प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या शुगर केन, और उसको ग्रोअर्स को क्या रिटर्न मिलेगा अगर वो अल्टरनेटिव क्रॉप उस पर उगाते हैं अपने लैंड पे। लाइक अगर अपने लैंड पे शुगर केन उगाइए, गन्ना उगाया हुआ है, अगर उसकी जगह वो कोई और क्रॉप उगा लेते तो उनको कितना अगर ज़्यादा मिलता तो उसके हिसाब से भी वो रहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू कंज्यूमर एट अ फेयर प्राइस, प्राइस एट विच शुगर प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर कोन इज सोल्ड बाय, रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन से शुगर की कितनी रिकवरी है, मेरी बात समझो ना, कितने गन्नों से मिलके मेरी शुगर आ रही है, ठीक है, ये है, ठीक है। और सेल ऑफ बायो प्रोडक्ट से मिलके कि उनको कितना कमाई हो जाती है, कि इनको शुगर मिल वालों को। और रीजनेबल मार्जिन फॉर द ग्रोअर्स ऑफ शुगर केन ऑन द अकाउंट ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट। एक स्टेट एडवाइस प्राइस होता है, ठीक है, वो FAP से थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि कौन डिसाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। शुगर जो प्राइमरी प्राइसिंग पॉलिसी है वो डिपेंड करते हैं डिमांड और सप्लाई ऑफ शुगर पे, हाउएवर विद द व्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। लेकिन फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने शुगर का MSP सेट किया हुआ है। MSP ऑफ शुगर हैज़ बिन फिक्स्ड, MSP जब हम शुगर का सेट करते हैं तब हम FRP ऑफ शुगर केन को भी अकाउंट में रखते हैं, उसको देखते हैं। एंड मिनिमम कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिल, और जो मिल्स का मिनिमम कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब कि जो उन्होंने गन्ने से चीनी निकाल ली तो उनको कितना प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, इसको भी ध्यान में रखते हैं MSP ऑफ शुगर को निकालते हुए। अब और इश्यूज़ क्या हैं जो फेस कर रहे हैं, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ शुगर। जो इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रही है ना शुगर की कॉस्ट, वो पर क्विंटल इतने हज़ार में हो रही है, 3580 में, और जबकि इंटरनेशनल प्राइस कितना है, 2080 पर क्विंटल, मतलब कि 1500 पे ज़्यादा है। रीज़न क्या है इसके पीछे, हमारी हाई शुगर केन कॉस्ट है, अनइकोनॉमिक प्रोडक्शन प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, टैक्सेस वगैरह ये सब ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया के पास लार्जेस्ट एरिया है जिसमें शुगर केन कल्टीवेशन है, लेकिन जो इसकी ईल्ड है ना पर हेक्टर वो कम है। मतलब कि अगर 1 हेक्टर में उसका 70% गन्ना उग रहा है तो हमारे यहाँ 50% उग रहा है, तो इतना मान लो, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में तो लोअर है, साउथ इंडिया से ज़्यादा। दिस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सब्सिक्वेंटली FRP। अब शुगर रिकवरी भी हमारी कम है, मतलब कि जो शुगर केन से, गन्ने से हम जो चीनी निकालते हैं वो 10% निकलती है हमारी, ठीक है, जबकि जो अच्छी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 14% निकल गया। सीजनेचुरल नेचर है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो यार जो तो एरिया सबका अलग अलग फैक्टर है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 से 7 महीने ही हम एक ईयर में उगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वर्कर्स और मिल है वो बंद पड़ी रहती हैं। इनएफिशिएंसी ऑफ शुगर मिल है, इनएफिशिएंसी क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, ठीक है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी बेकार है, ठीक है। जो वो चीज़ें आज यूज़ कर रहे हैं वो जो कि 50-60 साल पुरानी हो चुकी है, वही टेक्नोलॉजी अभी भी यूज़ कर रहे हैं। डिमांड सप्लाई मिसमैच क्यों है, क्योंकि क्या है आजकल लोग ना शुगर का अल्टरनेटिव ढूंढने लगे, अल्टरनेटिव स्वीटनर, जिस वजह से क्या है प्रोडक्शन तो बहुत हो रही है लेकिन अब डिमांड नहीं है, ठीक है, इस वजह से। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया, गवर्नमेंट ने ड्यूटी चेंज कर दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी, जो अगर शुगर केन
कोई बाहर हमारे इंडिया में इंपोर्ट करना चाह रहा है तो उसकी इंक्रीज़ कर दी 50%, 100%। उल्टा और एक्सपोर्ट क्या कर दिया, वो उसकी ड्यूटी कम कर दी, 20% कर दिया। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम कर दी। इसमें एक्सपोर्टर्स को अलाउ है कि वो शुगर को इंपोर्ट कर सकते हैं 0 ड्यूटी विद इन द 3 ईयर्स। एक्सपोर्ट अलाउड। अब क्या है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस स्टॉक था किसका, शुगर केन का, उसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप 2 मिलियन टन को शुगर को कहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो, जिस वजह से हमारा कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा मिलर्स का, ताकि हमें पेमेंट मिल सके शुगर केन फार्मर्स को। स्टॉक होल्डिंग लिमिट कर दिया शुगर मिल्स पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि मिल वाइज हम क्वांटिटी ऑफ वाइट और रिफाइंड शुगर डिस्क्राइब करेंगे फॉर डोमेस्टिक सेल डिस्पैच फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया मैक्सिमम मंथली शुगर के कोटा, कि हम मैक्सिमम आपकी इतनी तो सेल करेंगे शुगर कोटा, ताकि भी ओनर को दिक्कत ना हो। पता चले वो बोले कि यार मेरी तो चीनी नहीं बिक रही, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मैक्सिमम मंथली शुगर कोटा कर दिया। जैसे फार्मर्स के लिए FRP किया, शुगर वालों के लिए MSP किया, और अब ओनर्स के लिए क्या कर दिया, कोटा लगा दिया। और मिनिमम एक्स मिल शुगर सेल प्राइस कर दिया। बिल्डिंग ऑफ बफर शुगर, 30 लाख टन का बफर शुगर स्टॉक बनाया है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे अभी स्टॉक रखेंगे, ठीक है, जैसे ये कोल्ड स्टोर वगैरह बनाते हैं ना, वैसी तरह। सब्सिडीज़ दे दिया है, प्रोडक्शन सब्सिडी दी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दी, 50 लाख टन का एक्सपोर्ट कोटा दे दिया। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करें। अब इथेनॉल ब्लेंड करने से क्या होएगा, अपना पेट्रोल के प्राइस सस्ते हो जाएंगे, ठीक है, और उल्टा क्या है, ये पोल्यूशन भी कम करेगा, क्योंकि इथेनॉल, बायो इथेनॉल क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। जो न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में, वो अलाउ करती है शुगर मिल्स को कि वो इथेनॉल बनाए केन जूस से, मोलाज से, फूड ग्रेन पोटैटो से। और क्योंकि हम चाहते हैं कि पेट्रोल में हम 20% ब्लेंडिंग कर सके इथेनॉल की, और डीजल में हम बायोडीजल की ब्लेंडिंग कर सके 5% तक की बाय 2030, ठीक है। अब सजेशंस क्या दिया नीति आयोग टास्क फोर्स ने, उन्होंने बोला कि हम MSP को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कि इससे क्या होएगा, शुगर मिल ओनर्स को वो होएगा, मतलब कि फ़ायदा होएगा, मतलब कि कम से कम जो अभी 31 देते हैं वो 33 पर केजी देंगे। इससे हम शुगर मिल्स को हेल्प करेंगे टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सेट्रा। फर्दर MSP फॉर शुगर शुड बी रिव्यूड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द नोटिफिकेशन। और MSP जो शुगर का है उसको हम 6 महीने बाद क्या करेंगे, रिव्यू भी करेंगे। शुगर सेस को इम्पोज कर दिया है 50 रुपये पर क्विंटल 3 साल के लिए। इससे क्या आएगा, जो 4,500 करोड़ रुपए को हम मोबिलाइज़ कर सकते हैं, जो प्रोवाइड करेगा ब्रिज फंडिंग टू एक्ट एज कम्पोर्ट, ताकि हम बैंक उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर सके, ताकि जो मिल्स हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सके। ये नहीं कि जो 50-60 साल पुरानी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है उसको ही करते हैं, वो क्या करेगी, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेगी। शुगर क्रॉपिंग से फार्मर्स को थोड़ा वो करेगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फार्मर्स के लैंड यूज़ पे कैप लगाए, उनको बोले कि यार अपनी टोटल होल्डिंग पे कम से कम 85% शुगर केन करो, ठीक है। कैश इंसेंटिव 6,000 रुपये का हेक्टर वो प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को, अगर वो अल्टरनेटिव कोर्स पे क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट कैन कंसीडर कर, और कैसे फार्मर्स को सपोर्ट करेगी, वो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला करेगी, मतलब प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड करेगी टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम रिसीविंग प्राइजेस बिलो। अगर कोई मिल ओनर फार्मर्स को FRP से कम दाम देता है तो फार्मर्स को कौन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, उनको प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड देके, ठीक है। सपोज पूरा FRP उन्होंने सेट कर दिया 30 रुपया और ओनर ने दिया 25 रुपया, तो वो 5 रुपये कौन देगा, 5 रुपये की भुगतान कौन करेगी, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू शेयर फोरिंग। सी रंगारंजन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि देयर शुड बी अ शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू वैल्यू क्रेडिट इन शुगर केन वैल्यू चेन बिटवीन फार्मर्स एंड द मिलर्स इन इक्विटेबल मैनर, ठीक है गाइस। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है आप कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है गाइस। बाय बाय।